नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। जो लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज के सेशन को और पहले प्रश्न की बात करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के बारे में बात हो रही है और आपको बताना है कि ये आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 19 अक्टूबर या फिर 8 अक्टूबर को। चलिए जल्दी से पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। देखो, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आंदोलन है ये 1940 में शुरू होता है। ठीक है, 1940 में शुरू होगा और जो यहाँ पर पहला सत्याग्रही जो है, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में जो पहले सत्याग्रही हैं ये बनाया जाएगा विनोबा भावे को। ठीक है, ध्यान रखना, विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही बनाया जाएगा। और अगर हम लोग दूसरे सत्याग्रही की बात करेंगे तो दूसरे जो सत्याग्रही हैं ये बनाया जाएगा जवाहरलाल नेहरू को। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत होगी। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे होंगे, दूसरे सत्याग्रही जो है जवाहरलाल नेहरू है और ये आंदोलन 17 अक्टूबर को शुरू हुआ था। पहले प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, अश्वघोष, वसुमित्र, निग्रोध और महाकश्यप। तो चार नाम आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे प्रश्न का, सभी लोग आंसर कीजिएगा। और जितने लोग बाद में जुड़ते चल रहे हो सेशन को सभी लोग एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो। जो लोग पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करे। ठीक है, चलो जल्दी से बताना इस प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, निग्रोध। ठीक है, अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का जो श्रेय है ये निग्रोध को दिया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। गंगैकोंड चोल की उपाधि किस चोल राजा ने धारण की थी। ठीक है, तो गंगैकोंड चोल की उपाधि किस चोल राजा ने, करिकाल ने या फिर राजराज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने या फिर परांतक प्रथम ने। तो किस चोल राजा ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। तो तीसरे प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से सभी लोग आंसर करते चलिए। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे प्रश्न की, और यहाँ पर देखो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम ने जो है ये पश्चिम बंगाल वाला जो गंगा नदी घाटी वाला जो क्षेत्र है तो उस क्षेत्र को इन्होंने, बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र को इन्होंने क्या किया था, बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र को इन्होंने जीता था और उसको जीतने के बाद इन्होंने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा राजेंद्र प्रथम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की तरफ। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है। चौथे प्रश्न का आंसर करिएगा सभी लोग, बृहदेश्वर शैली। देखो बृहदेश्वर शैली जो है इसका निर्माण चोल राजाओं के द्वारा कराया गया है। ठीक है, तो चोल शासन काल में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ है और इसका निर्माण अगर पूछा जाए किसने कराया है तो इसका निर्माण कराया है राजराज प्रथम ने। ठीक है, राजराज प्रथम ने कराया है और इसीलिए बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना किस नाम से, तो राजराजेश्वर मंदिर। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर चोल शासन काल में बना है, राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए इसे राजराजेश्वर मंदिर का जो है कहते हैं। और ये मंदिर किस शैली में बना है तो आपको ये बताना है, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि दक्षिण भारत में जो मंदिर बनते हैं, दक्षिण भारत में जो मंदिर बनते हैं वो सब किस शैली में होते हैं, वो सब होते हैं आपके द्रविड़ शैली में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बृहदेश्वर मंदिर या फिर इसी को कहेंगे राजराजेश्वर मंदिर, जो कि चोल काल में बना है, राजराज प्रथम के द्वारा बना है, द्रविड़ शैली का मंदिर है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
पांचवें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। नैनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? ठीक है, तो बताइएगा नैनार संतों की संख्या कितनी है। देखो दो दो आपके संत होते थे, एक होते थे आपके अलवार संत होते थे और दूसरे जो होते थे ये होते थे नैनार संत होते थे। ठीक है, नैनार, अलवार और नैनार, तो ये दो तरीके के संत होते थे। नैनार संतों की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भगवान शंकर जी, भगवान शंकर शिव जी के उपासक हुआ करते थे। जबकि अलवार संतों की बात करेंगे तो अलवार संत जो होते थे ये भगवान विष्णु के समर्थक हुआ करते थे, भगवान विष्णु के उपासक हुआ करते थे। ठीक है, तो दो तरीके के संत होते थे दक्षिण भारत में, अलवार और नैनार। नैनार जो हैं ये भगवान शंकर, ठीक है, भगवान शंकर के उपासक होते थे, और अलवार की बात करेंगे तो ये भगवान विष्णु के उपासक हुआ करते थे। तो यहाँ पर आपसे नैनार संतों की संख्या पूछी गई है पांचवें प्रश्न का, सभी लोग आंसर कीजिएगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे छठवें प्रश्न की तरफ। पाशुपत संप्रदाय के प्रमुख कौन माने जाते हैं? तो आपको बताना है जो ये पाशुपत संप्रदाय है, ठीक है, प्राचीन भारत में बहुत सारे संप्रदाय प्रचलित थे और उन्हीं में से एक ये पाशुपत संप्रदाय था जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और इसके प्रमुख कौन माने जाते हैं? तो करिकाल, भैरव, लकुलिश या फिर कालामुख। छठवें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, पाशुपत संप्रदाय के प्रमुख कौन माने जाते हैं। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा छठवें प्रश्न का? सभी लोग आंसर कीजिएगा। और देखो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, लकुलिश। ठीक है, लकुलिश को पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख माना जाता है। और ध्यान रखिएगा इन्हें विष्णु, भगवान विष्णु के अवतारों में से एक माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा भगवान विष्णु के जो अवतार है तो उनमें इनको भी स्थान दिया गया है, लकुलिश को भी स्थान दिया गया है, और ये पाशुपत संप्रदाय के प्रमुख माने जाते हैं लकुलिश। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे सातवें प्रश्न की तरफ। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ है? तो संविधान सभा की अगर हम लोग बात करेंगे, भारत का जो संविधान सभा है, ठीक है, भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था, तो किसकी सिफारिश पर किया गया था? क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन या फिर माउंट बेटन योजना। सातवें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, जल्दी से बताइएगा। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया है? और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत में कब आता है? तो कैबिनेट मिशन जो है ये 1946 में भारत आएगा। ठीक है, कब आएगा? तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है और इसमें 3 सदस्य होते हैं, स्टोफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। और अगर कैबिनेट मिशन का आपसे प्रमुख पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन का प्रमुख कौन था, तो ये था पैथिक लॉरेंस। ठीक है, ये कैबिनेट मिशन का प्रमुख था और 1946 में कैबिनेट मिशन आएगा और इसी की सिफारिश पर भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाता है। तो सातवें प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आठवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पाने वाला एशिया का पहला समुद्र तट कौन सा है? अब देखो ये एशिया का पहला समुद्र तट है तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। बताइएगा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पाने वाला एशिया का पहला समुद्र तट कौन सा है? तो बागा समुद्र तट, चंद्रभागा समुद्र तट, मरीन समुद्र तट या फिर कोवलम समुद्र तट। आठवें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो जितने लोग बाद में जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को क्या कर दो, सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो। जो लोग पहली बार हो चैनल को क्या कर लो, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो आठवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रभागा समुद्र तट हो जाएगा। और ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये उड़ीसा राज्य में पड़ेगा, चंद्रभागा समुद्री तट। और ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पाने वाला एशिया का पहला समुद्र तट हो गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चंद्रभागा समुद्र तट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न को देखिएगा, कारगिल युद्ध से संबंधित कौन सा ऑपरेशन चला गया था? तो कारगिल युद्ध की अगर हम लोग बात करेंगे, कारगिल युद्ध कब होगा आपका? तो ये होगा आपका 1999 में कारगिल युद्ध होता है। किसके किसके बीच? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या होगा? कारगिल युद्ध होगा। और इस दौरान भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया जाएगा? ऑपरेशन इंद्रधनुष, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत या फिर ऑपरेशन संघर्ष।
क्या हो जाएगा, 9वें प्रश्न की बात करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग बताइएगा। तो कारगिल युद्ध से संबंधित कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9वें प्रश्न की बात करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑपरेशन विजय जो है ये कारगिल युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी? अब देखो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है, ठीक है, सबसे पहले पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी? पश्चिम बंगाल, केरल, सिक्किम या फिर त्रिपुरा? 10वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे पहले जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी है? और देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 10वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, केरला। ठीक है, केरला पहला राज्य है जहां पर क्या होगा, सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनेगी। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अल हिलाल नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार पत्र है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अल हिलाल नामक समाचार पत्र, तो इसका संपादन किसने किया है? मौलाना शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद इकबाल या फिर हकीम अजमल खां? 11वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अल हिलाल नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया है? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से सारे लोग बताइएगा। और बिल्कुल यहाँ पर देखिए जितने लोग ऑप्शन बी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और इनके जन्मदिवस को 11 नवंबर को क्या करते हैं, तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 नवंबर को। अबुल कलाम आजाद के जन्मदिवस को स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं और इन्हीं का समाचार पत्र है अल हिलाल। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 12वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। मतदाताओं को आय में छूट प्रदान किया गया है। जो वोटर्स होते हैं, जो मतदाता होते हैं, तो उनको आयु में छूट प्रदान किया गया है किस संशोधन के द्वारा? बताइएगा। 44वां संशोधन 1978, 42वां संशोधन 1976, 61वां संविधान संशोधन 1989 या फिर 70वां संशोधन 1992? तो 12वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, 61वां संशोधन 1989 के द्वारा। पहले क्या था, तो पहले वोट देने की आयु जो थी वो थी कितनी, 21 वर्ष थी। ठीक है, पहले वोट देने की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संशोधन 1989 के द्वारा वोट देने की जो आयु है इसको घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। अभी वोट देने की जो आयु है वो क्या है, तो 18 वर्ष है। किस संशोधन से? 61वां संशोधन 1989। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। यदि भारत विषुवत रेखा पर स्थित होता तो वहां की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? अधिक ताप एवं कम वर्षा, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, कम ताप एवं कम वर्षा या फिर कम ताप और अधिक वर्षा? ठीक है, तो अगर हम लोग भारत की बात करें तो देखो ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा, 0 डिग्री देशा आपकी अक्षांश रेखा। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पर भारत स्थित होता, बीचों बीच में अगर भारत स्थित होता तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है बहुत अधिक पड़ता है, सीधा पड़ता है। तो अगर सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ेगा तो क्या होगा, तो अधिक गर्मी होगी। ठीक है, क्या होगा, अधिक गर्मी होगी। और अगर अधिक गर्मी हो रही है तो फिर क्या होगा, तो वाष्पोत्सर्जन होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा तो मानसून बनेगा और मानसून बनेगा तो वर्षा होगी। तो मतलब अधिक गर्मी और अधिक वर्षा होती है। अगर भारत क्या होता, विषुवत रेखा पर स्थित होता, भूमध्य रेखा पर स्थित होता, तो वहां की जलवायु पर क्या असर होता कि बहुत गर्मी पड़ती और बहुत वर्षा होती। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर क्या होगा हमारा, बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 14वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी की बात हो रही है, बताइएगा नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 14वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। देखो अगर आपसे पूछ ले कि नीलगिरी की पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, तो नीलगिरी की पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर जो है ये है डोडा बेटा। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर है डोडा बेटा और ये दक्षिण भारत का
दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है दक्षिण भारत का दूसरा सबसे क्या है, तो दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है डोडा बेटा, जो कि किस पहाड़ी पर है, नीलगिरी पहाड़ी पर है। और ये नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में, तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर करोगे, तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, वैसे अगर हम लोग बात करें तो जो ये जो हमारा जो है क्या होगा, जैसे ये मान लीजिए हमारा दक्षिण भारत है, तो जहां पर ये आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर के मिलता है, तो यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार है। और ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार है। और अगर हम लोग बात करें तो हम तीनों राज्य कह सकते हैं, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, तीनों राज्यों में इसका विस्तार है। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरीके का ऑप्शन अगर आपको देता है, ठीक है, इस तरीके का अगर आपको ऑप्शन देता है नीलगिरी की पहाड़ियों की अगर हम लोग बात करें तो ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों राज्यों में फैली है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको इस तरीके का ऑप्शन दे दे और किसी एक राज्य का चुनाव करने को दे, कि मतलब इनमें से किसी एक ही को चुनना है, तो आप हमेशा तमिलनाडु को ही आंसर करना नीलगिरी की पहाड़ी के लिए। ठीक है, पहला तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों राज्यों में है। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरीके का प्रश्न पूछ लेता है और किसी एक ही ऑप्शन को आपको चुनने को कहता है, तो आप फिर तमिलनाडु को ही चूज करना। तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 15वें प्रश्न की तरफ। तबकात ए नासरी किसकी पुस्तक है, 15वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। तबकात ए नासरी किसकी पुस्तक है, जियाउद्दीन बर्नी की, शमसे सिराज, मिनहाज सिराज की, फिरदौसी की या फिर अमीर खुसरो की। तो जल्दी से सारे लोग बताइएगा, तबकात ए नासरी ये किसकी पुस्तक हो जाएगी, जियाउद्दीन बर्नी, मिनहाज सिराज, फिरदौसी या फिर अमीर खुसरो। करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी हमारे हो जाएंगे, मिनहाज सिराज की पुस्तक है तबकात ए नासरी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल आप लोग एकदम करेक्ट हो, मिनहाज सिराज हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे 16वें प्रश्न की तरफ। कौन सी नदी पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तो गंगा नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी या फिर वोल्गा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी जो क्या करती है, जो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। देखो अभी कल या परसों वाले सेशन में हम लोगों ने बात की थी गंगा नदी डेल्टा की। तो गंगा नदी जो डेल्टा है ये क्या करता है, तो ये चापा आकार का जो है डेल्टा बनाता है। ठीक है, चाप के आकार का डेल्टा बनाता है। तो गंगा नदी तो हम लोगों ने पढ़ा है, गंगा नदी तो नहीं होगा। तो अमेजन, मिसिसिपी मिसौरी या फिर वोल्गा, कौन सी नदी है जो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाने के लिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मिसिसिपी मिसौरी नदी। ठीक है, ये क्या करती है, तो ये पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे 17वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो भरहूत के स्तूप का पता किसने लगवाया था, बताइएगा। भरहूत का स्तूप, देखो जो ये भरहूत का स्तूप है इसका निर्माण किसने कराया है, तो इसका निर्माण कराया है पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, किसने कराया है, तो पुष्यमित्र शुंग ने भरहूत के स्तूप का निर्माण कराया है। भरहूत का स्तूप कहां पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भरहूत का स्तूप कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में है। और भरहूत के स्तूप का जो पता लगाया गया है वो लगाया गया है कब, 1873 में। ठीक है, भरहूत के स्तूप का पता लगाया गया है 1873 में। और किसने लगाया है, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भरहूत के स्तूप का पता लगाया है 1873 में। ये स्तूप पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बनवाया गया था। कहां पर बनवाया गया था, तो मध्य प्रदेश में बनवाया गया था। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 18वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। प्रागैतिहास का जनक किसे कहते हैं, बताइएगा। 18वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, प्रागैतिहास का जनक किसे कहते हैं। अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हो, सेशन बेहतर लग रहा हो, तो सेशन को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बताइएगा प्रागैतिहास का जनक किसे कहते हैं, जेम्स प्रिंसेप को, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को, कर्नल टॉड को या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम को। 18वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे वर्ष 1863 की बात है। 1863 में मद्रास में एक स्थान है पल्लवरम। ठीक है, मद्रास में एक स्थान है पल्लवरम। तो पल्लवरम से मद्रास में जो है 1863 में मद्रास के पल्लवरम से सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कुछ प्रागैतिहासिक काल के औजारों की खोज की थी, औजारों को प्राप्त किया था। इसीलिए रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्रागैतिहास का जनक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रागैतिहास का जनक पूछा गया है, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक नहीं पूछा गया है। ठीक है, अगर पुरातत्व विभाग का पूछा जाता तब आप आंसर करते किसको, कनिंघम को। लेकिन यहाँ पर पुरातत्व नहीं, आपसे प्रागैतिहास पूछा गया है। तो प्रागैतिहास का जो जनक है ये रॉबर्ट ब्रूसफुट को माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही 1863
1963 में मद्रास के पल्लौरम से पूरा पाषाणकालीन हथियारों की खोज की थी। कौन से हथियार प्राप्त किए थे? तो हैंड एक्स, जिसे हम लोग कुल्हाड़ी कहते हैं, हैंड एक्स और कुछ अन्य पाषाणकालीन हथियारों की प्राप्ति की थी। इसीलिए इन्हें भारतीय प्रागैतिहास का जनक कहते हैं, रॉबर्ट ब्रुसफुट। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभ में भारत के साथ कितने वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था? चलिए, तो आपको पता है 1600 में क्या होगा, 1600 में, ठीक है, पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया जाएगा कि आप पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार कर सकते हो। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? तो भारत के साथ, चीन के साथ और बाकी देशों के साथ क्या करेगी? व्यापार करेगी। तो जो ये व्यापार का अधिकार दिया गया था, ये प्रारंभ में कितने वर्षों के लिए दिया गया था? ठीक है, प्रारंभ में ही नहीं कह दिया गया था कि जाइए आप 200 साल और 300 साल शासन कीजिए। प्रारंभ में उनको कुछ वर्षों के लिए ये अधिकार दिया गया था। बाद में क्या होगा? बाद में इस अधिकार को धीरे धीरे करके बढ़ाया जाएगा। तो प्रारंभ में ये कितने वर्षों के लिए दिया गया था? 10 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 20 वर्ष? 19वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 वर्षों के लिए। ठीक है, तो प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसको 15 वर्षों के लिए पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, 20वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। किस मुगल बादशाह का प्रारंभिक नाम जलाल था? 20वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कौन सा मुगल बादशाह है जिसका प्रारंभिक नाम हमको जलाल मिलता है? तो फिरोज शाह, अकबर, बाबर या फिर शाहजहां? जल्दी से बताइएगा। 20वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना लाइक जो है वो बचा करके रखा है ना, लाइक और अपना शेयर जो है वो बचा करके रखा है। तो उसको जरा दिल खोल करके खर्च कीजिए, सेशन को एक बार लाइक कीजिए, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कीजिए। देखो, मुगल बादशाह प्रारंभिक नाम जलाल जो है ये हो जाएगा अकबर का। ठीक है, तो अकबर का जो प्रारंभिक नाम था वो जलाल था, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। ठीक है, और अकबर जो है ये क्या होंगे? तो ये 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, 13 वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठेंगे। प्रारंभिक नाम इनका क्या है? तो जलाल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 21वें प्रश्न की तरफ। मोहम्मद गोरी को 1178 में किस वंश के राजा भीम द्वितीय ने पराजित किया था? अगर हम लोग बात करें मोहम्मद गोरी की, तो मोहम्मद गोरी जो है ये 1178 में पराजित हो जाता है। और कौन पराजित करेगा मोहम्मद गोरी को? तो ध्यान रखना, ये भीम द्वितीय जो है ये पराजित करते हैं। लेकिन आपको बताना है कि ये भीम द्वितीय किस वंश के थे? चौहान वंश के थे, गढ़वाल वंश के थे, चालुक्य वंश के थे या फिर चंदेल वंश के थे? तो बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? फटाफट आंसर करो। देखो, जो ये राजा भीम द्वितीय हैं तो ये कहाँ से संबंधित थे? तो ये गुजरात से संबंधित है। ठीक है, गुजरात के राजा थे। गोरी ने गुजरात की तरफ से भारत में आक्रमण करने की कोशिश की थी 1178 में। लेकिन गुजरात के राजा जो ये भीम द्वितीय हैं ये क्या करेंगे? ये मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके से पराजित कर देते हैं। और ये किस वंश से संबंधित है? तो चालुक्य वंश हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भीम द्वितीय जो है ये चालुक्य वंश के राजा थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 22वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अशोक ने किसके माध्यम से सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था? देखो, यहां पर एक बात कह रहा है पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण का मतलब है फिर से निर्माण कराया। इसका मतलब यह है कि किसी ने पहले ही सुदर्शन झील का निर्माण कराया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया है, तो ध्यान रखना चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। ठीक है, किसने कराया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। और अशोक ने इसका पुनर्निर्माण कराया है, इसको दोबारा से निर्मित करवाया है। ठीक है, तो किसके माध्यम से? पुष्यगुप्त, तुषास्प, चक्रपालित या फिर स्कंदगुप्त? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 22वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अशोक ने किसके माध्यम से सुदर्शन झील का निर्माण कराया है? और ये सुदर्शन झील कहां पर थी? तो ध्यान रखना ये गुजरात में थी। ठीक है, जो सौराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, तो यहां पर ये सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था सिंचाई के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और अशोक ने इसका पुनर्निर्माण कराया है तुषास्प के माध्यम से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ेंगे 23वें प्रश्न की तरफ। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में किसने किया? अब देखो यहां पर इस प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो एक बात तो यह है कि लंदन में स्थापना हुई है। किसकी स्थापना हुई है? इंडिया हाउस की स्थापना हुई है।
कब हुई है? 1905 में हुई। तीन चीजें तो यहां से क्लियर है इस प्रश्न से कि लंदन में स्थापना हुई है, इंडिया हाउस की स्थापना हुई है और 1905 में हुई है। अब आपको बताना है कि स्थापना किसने की थी। लाला हरदयाल ने, दादा भाई नौरोजी ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने या फिर मैडम भीकाजी कामा ने। 23वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वें प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन सी जितने लोग आंसर कर रहे हो बिल्कुल क्या हो जाओगे, बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाओगे। ठीक है भाई बात, तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे 24वें प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके सुझाव पर किया गया? ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले नाम क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था और बाद में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया जाएगा, इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाएगा। तो किसके सुझाव पर यह किया जाएगा? गांधी जी, नौरोजी, ए ओ ह्यूम या फिर WC बनर्जी। 24वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ से नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया? और बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारे हो जाएंगे ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। अगर बात करें स्थापना कब हुई है, तो स्थापना होगी 1885 में। कौन करेगा? तो ए ओ ह्यूम जो है ये कांग्रेस की स्थापना करते हैं। ठीक भाई बात, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 25वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बताइएगा मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? और ध्यान रखना इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग क्या करेगी, तो मुस्लिम लीग बांटो और छोड़ो का नारा देगी। ठीक है, क्या करेगी, तो मुस्लिम लीग इसी अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा देगी 1943 कराची अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है ये आपको बताना है। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, शौकत अली या फिर मोहम्मद इकबाल 2 बार आ गए भाई। ठीक है, मोहम्मद इकबाल 2 बार आ गए हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, शौकत अली या फिर मोहम्मद इकबाल। तो चलो एक मोहम्मद इकबाल काट देते हैं। इन्हीं तीन में आपको बताना है क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देखो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1943 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की है और इस अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की बात करेंगे। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया है? ठीक है, बताइएगा। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया है? 22 दिसंबर 1939, 20 दिसंबर 1939, 25 दिसंबर 1939 या फिर 16 दिसंबर 1939। आज के सेशन में जितने प्रश्न करा रहा हूं सारे के सारे प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले हैं। सारे प्रश्नों को लिख डालिए, रट डालिए, याद कर डालिए, आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया है कब? तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया है मुस्लिम लीग ने। आप हमें जरा कमेंट करके बताइएगा कि 22 दिसंबर को और कौन सा दिवस मनाते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि 22 दिसंबर को और कौन सा दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 27वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। संविधान सभा में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? ठीक है, तो संविधान सभा की अगर हम लोग बात करेंगे तो संविधान सभा में क्या होगा, 389 कुल सदस्य थे। ठीक है, और 389 सदस्यों में अगर हम लोग बात करेंगे तो 292 सदस्य आपके ब्रिटिश प्रांतों से लिए गए थे, 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से और 93 सदस्य देसी रियासतों से। और जो चुनाव होंगे वो आपके ये 296 सदस्यों के लिए आपके चुनाव होंगे। और 296 सदस्यों में अगर हम लोग बात करते हैं तो 208 सीटें मिलती हैं किसको, कांग्रेस को। और मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिलती हैं, 73 सीटें मिलती हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिलेंगी, तो 73 सीटें मिलती हैं। ध्यान रखिएगा ऑप्शन क्या होगा, डी हमारा करेक्ट होगा। 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिलेंगी। और जब इतनी कम सीटें मुस्लिम लीग को मिलेंगी तो मुस्लिम लीग क्या करेगी, मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को, याद रखना 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग क्या करेगी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाती है। ठीक है, क्या करेगी, मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगी। कब, 16 अगस्त 1946 को। क्यों मनाएगी, क्योंकि संविधान सभा में उसको बहुत कम सीटें प्राप्त हुई थी, 73 सीटें प्राप्त हुई थी। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28वें प्रश्न की बात करेंगे। पूना समझौते में दलित वर्गों के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान किया गया? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो पूना समझौता है ये कब हुआ था।
तो पूना समझौता जो है ये होगा आपका कब, 1932 में, ठीक है। 1932 में पूना समझौता होगा। किसके किसके बीच होगा, तो ध्यान रखना गांधी और अंबेडकर के बीच में, गांधी और अंबेडकर के बीच में ये पूना समझौता होता है, 1932 में होता है। और किस के संदर्भ में होगा, तो ध्यान रखिएगा दलित वर्ग के उत्थान के संदर्भ में, दलितों के संदर्भ में ये समझौता किया जाएगा। और इसमें क्या होगा, दलितों को, दलित वर्ग को के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। कितनी सीटें प्रदान की जाएंगी ये आपको बताना है, 147, 135, 126 या फिर 120। 28वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। पूना समझौते में जो गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता होगा उसमें दलित वर्गों के लिए कितनी सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 147, ठीक है। तो ऑप्शन ए जितने लोग आंसर कर रहे हो बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे, 147 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताइएगा। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन, वेवेल या फिर लिनलिथगो। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये 1931 में होता है और ये एकमात्र गोलमेज सम्मेलन है जिसमें क्या होगा, जिसमें गांधी जी या फिर हम लोग कह सकते हैं कांग्रेस हिस्सा लेती है। गांधी जी कांग्रेस की तरफ से हिस्सा लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी या फिर कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। कब गोलमेज सम्मेलन होगा, तो 1931 में ये गोलमेज सम्मेलन होगा, ठीक है। और कौन इस समय गवर्नर जनरल है भारत का, तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके लॉर्ड वेलिंगटन। इनका समय क्या है, तो इनका समय है 1931 से लेकर के 1936 का वेलिंगटन का समय है। और ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। बिरसा मुंडा विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था। देखो बिरसा मुंडा जो विद्रोह होगा, ठीक है, बिरसा मुंडा जो विद्रोह होगा इसके प्रमुख कौन थे, बिरसा मुंडा थे। और इनका जो कार्य क्षेत्र है वो कहां पर है, तो रांची झारखंड वाला जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर वाला जो पठार वाला जो क्षेत्र है, ये इनका विद्रोह क्षेत्र था। और इन्होंने विद्रोह कब किया है, तो ध्यान रखिएगा 1899 में, ठीक है। कब किया है, तो इन्होंने 1899 में बिरसा मुंडा ने विद्रोह किया था, ठीक है, बिरसा मुंडा। और इस विद्रोह का जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा है, तो सफेद झंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा विद्रोह का जो प्रतीक चिन्ह है वो सफेद झंडा है। इन्होंने 1899 में रांची झारखंड वाला छोटा नागपुर वाला जो पठार है तो इस क्षेत्र में विद्रोह किया था। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 31वें प्रश्न की तरफ। बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की थी, ठीक है, बताइएगा। तो बंगाल के कौन से नवाब हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की है, तो मुर्शीद कुली खान, सरफराज खान, अली वर्दी खान या फिर सिराजुद्दौला। 31वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। जितने लोग बाद में जुड़े हो, अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हो, अभी तक सेशन को शेयर नहीं किए हो, तो सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दो, ठीक है। जरूर एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, अली वर्दी खां हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे, तो 31वें प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अली वर्दी खां हो जाएंगे। चलिए 32वें प्रश्न की बात करेंगे। सिलिकॉन सिटी के नाम से किसको जानते हैं, सिलिकॉन सिटी, तो देखो कंप्यूटर उद्योग आईटी सिटी के रूप में ये सिलिकॉन सिटी प्रसिद्ध है। अगर हम लोग भारत में बात करेंगे तो भारत में बेंगलुरु को, ठीक है, किसको, तो भारत में बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कि अमेरिका में किस शहर को सिलिकॉन सिटी के रूप में जानते हैं, मैक्सिको, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क या फिर न्यू जर्सी। तो 32वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को को, ठीक है। तो अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को को सिलिकॉन सिटी के रूप में जानते हैं और भारत का सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु को माना जाता है। तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 33वें प्रश्न की बात करेंगे। लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, 33वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करो। लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक, ठीक है। देखो लाल मिट्टी जो है ये दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी है। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये आपकी रेड सॉइल हो जाएगी, लाल मिट्टी हो जाएगी, जो कि क्या होती है, जो कि सबसे ज्यादा क्षेत्र पर पाई जाती है।
लेकिन आपसे पूछ रहा है कि दक्षिण भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा ये पाई जा रही है, आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में या फिर कर्नाटक में। तो फिर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु में। लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है ये तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है, चलिए बताइएगा। तो दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है, इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से बताइएगा। देखो स्वर्ण रेखा नदी पर अगर हम लोग बात करेंगे तो स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। अगर हम लोग वाराही नदी की बात करेंगे तो वाराही नदी पर कौन सा है, तो वाराही नदी पर कुचिकल जलप्रपात है, ठीक है, कौन सा है, तो कुचिकल जलप्रपात है, ठीक है। और दूध सागर जलप्रपात की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहां पर है, तो ये मांडवी नदी पर है। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात है। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। और मांडवी नदी के किनारे ही कौन सा, तो गोवा की जो राजधानी है, ठीक है, क्या है, तो गोवा की जो राजधानी है पणजी, ठीक है, ये मांडवी नदी के किनारे ही स्थित है। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल हमारा करेक्ट है। चलिए सेशन के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, दीन बंधु किसकी उपाधि थी। तो 35वां प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, सोच समझकर बहुत ही आराम से प्रश्न का आंसर कीजिएगा। दीन बंधु किसकी उपाधि है, चितरंजन दास, बिपिन चंद्र पॉल, जतिन दास या फिर CF एंड्रूज। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, फटाफट आंसर करो। आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न है। और देखो अगर आप लोग क्या कर रहे हो, अगर आप लोग चितरंजन दास को आंसर कर रहे हो तो आप लोग गलत हो जाओगे। क्यों, क्योंकि देखो चितरंजन दास की जो उपाधि थी वो दीन बंधु की नहीं बल्कि देश बंधु की थी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए देश बंधु किसकी उपाधि है तो आंसर होगा चितरंजन दास। दीन बंधु के लिए हम लोग क्या आंसर करेंगे, CF एंड्रूज कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो CF एंड्रूज की उपाधि है दीन बंधु की। और देश बंधु पूछा जाए तो ये होंगे हमारे कौन, चितरंजन दास। तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए अगर आंसर किया है तो फिर क्या हो जाओगे, गलत हो जाओगे। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था, 35 इंपॉर्टेंट MCQs को हम लोग ने डिस्कस किया। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और जो लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो अभी के लिए बस इतना ही हम लोग करेंगे, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के महत्वपूर्ण सेशन के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सबको मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।